जैसा कि आपको सबको पता है कि हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य प्राचीन काल में गुप्त साम्राज्य के समय भारत का वो स्वर्ण काल कहलाता है। तो आज अपन उसे क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने कल एक अभिलेख के बारे में बताया। कल मैंने आपको प्रयाग स्तंभ अभिलेख के बारे में, किसके बारे में बताया, प्रयाग स्तंभ कह सकते हैं अपन, अभिलेख भी कह सकते हैं, और प्रयाग स्तंभ भी बोल सकते हैं, और प्रयाग प्रशस्ति भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था स्तंभ और प्रशस्ति दोनों एक ही है, और दोनों आपको पता है अभिलेख मतलब पत्रों पर लिखी जाती है। अब देखिए, ये अभिलेख किसने लिखा था, आपको पहले से पता है, मैंने कल आपको बताया ये हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन कौन था, तो मैंने आपको वो भी बताया है कि हरिसेन समुद्रगुप्त का क्या था, कवि था। क्या था, कवि। जी हाँ, एक महान प्रसिद्ध कवि था हरिसेन, और हरिसेन ने क्या लिखा था, प्रयाग स्तंभ अभिलेख लिखा था। इस प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है, तथा गुप्त साम्राज्य के बारे में भी हमें संपूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्रयाग स्तंभ से। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रयाग स्तंभ से हमें गुप्त साम्राज्य तथा समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अब देखिए आगे, गुप्त साम्राज्य की संपूर्ण इतिहास, ठीक है, की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो मैंने आपको बताया प्रयाग स्तंभ से मिलती है। ये कहाँ है वर्तमान में, तो इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहाँ आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, प्रयाग स्तंभ वर्तमान में कहाँ पर है, ये अभिलेख वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो अपन कह सकते हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ये विद्यमान है। कौन सा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ठीक है। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त और गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए आगे, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को कविराज, संगीतकार, दानी, उच्च कोटि का विद्वान कहा गया है। तो ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा किस अभिलेख में की गई है, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में की गई है। और उसे क्या क्या कहा गया, क्या क्या बोला गया है, तो देखिए कविराज बोला गया है, संगीतकार बोला गया है, दानी बोला गया है, उच्च कोटि का विद्वान बोला गया है, ठीक है। ये कि अपन है ना कुंभा की सांगा, जब अपन है ना कुंभा के बारे में पढ़ेंगे तो उनको भी कविराज कहा गया है, संगीतकार कहा गया है। लेकिन इनकी भी गुप्त साम्राज्य में देखना, समुद्रगुप्त की भी ये की विशेषता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भी क्या कहा, कविराज कहा गया है, संगीतकार कहा गया है, दानी कहा गया है, उच्च कोटि का विद्वान कहा गया। इतनी सारी प्रशंसा किस अभिलेख में मिलती है अपन को, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में ये सारी अपन को जानकारी मिलती है। तो देखिए, ये महान व्यक्ति था समुद्रगुप्त, जिसने पूरे भारत को जीता था और विश्व को जीतने की क्षमता थी उसमें, इसलिए उसकी इतनी प्रशंसा की गई। क्योंकि वो कविता भी गाता था, इसलिए उसको कविराज कहा जाता है। संगीत भी सिखाता था, या संगीत की शिक्षा भी थी, इसलिए उसे संगीतकार भी कहा जाता है। दान देता था, इसलिए वो दानी भी था। और उच्च कोटि का विद्वान मतलब अपने दरबार में विद्वानों की इज्जत करना और विद्वानों को रखना, और इस कारण वो क्या कहलाता है, उच्च कोटि का विद्वान कहलाता है। अब देखिए आगे, समुद्रगुप्त की विजय। तो समुद्रगुप्त ने, आपको मैंने पहले बताया, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं अपन, दक्षिण भारत कह सकते हैं, संपूर्ण भारत पर आपको लिख सकते हैं आप आराम से मन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अपन कह सकते हैं कश्मीर, इधर से दक्षिण भारत, इन सभी भारत के जितने भी हिस्से इधर वाले, पूर्व दक्षिण, तो उस सभी हिस्सों पर किसका अधिकार था, समुद्रगुप्त का अधिकार था, विजय। अब देखिए, इसकी विजय इन्होंने क्या प्राप्त की, विजय की प्राप्त की, और कई रणनीति अपनाई। उनमें से एक रणनीति मैं आपको बता रहा हूं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 राज्य को एक साथ पराजित किया, मतलब 12 राज्य को जीत लिया। कितने राज्य को जीत लिया, 12 राज्य को जीत लिया। और जीतने के बाद में उसकी जो रणनीति थी वो मैं आपको बता रहा हूं। उनकी जो रणनीति थी, वो रणनीति का नाम है अग्रण मोक्षा अनुग्रह, अग्रण मोक्ष अनुग्रह भी कह सकते हैं। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, क्या कह सकते हैं, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, या आप ये बोल सकते हो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रहण का अर्थ होता है शत्रु पर अधिकार करना। सबसे पहले देखिए, समुद्रगुप्त क्या करता था, एक रणनीति अपनाई थी। युद्ध जीतने के बाद में उसने किसी भी राज्य को जीतने के बाद में एक रणनीति थी, उसकी नीति थी, एक कानून था उसका। कौन सा कानून था उसका, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है। ग्रहण मोक्ष या ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, ये उसकी क्या थी, एक
रणनीति थी, ठीक है। इस रणनीति के तहत क्या होता था कि सबसे पहले वह उस राज्य के शत्रु पर क्या करता था, अधिकार करता था। शत्रु पर अधिकार करना मतलब ग्रहण करना, उस राज्य को वो ग्रहण करता था, मतलब उस राज्य पर वो अधिकार करता था। शत्रु कौन है, समुद्रगुप्त का शत्रु कौन होंगे, ये राज्य, और ये राज्य को सबसे पहले वो क्या करता था, शत्रु पर अधिकार करता था, ग्रहण करता था, ठीक है। अपने शत्रु पर क्या करता था, अधिकार करता था। उसके बाद में मोक्ष, मोक्ष का अर्थ होता है शत्रु को मुक्त करता था। पहले उस पर हमला करेगा, हमला करने पर उस पर अधिकार करेगा, और अधिकार करने के बाद उसे छोड़ भी देगा, ठीक है। मोक्ष यानी उसे क्या करना, मुक्त करना, उसे वापस क्या कर देगा, छोड़ भी देगा, और अनुग्रह यानी राज्य को वापस लौटा भी देगा। मतलब आप कह सकते हो कि समुद्रगुप्त दूसरे राज्य पर हमला करेगा, उसे पहले हराएगा, हराने के बाद में जैसे उसे हराएगा उसके बाद में उस राज्य पर एक बार अधिकार कर लेगा, हराने के बाद उस राज्य पर क्या कर लेगा, एक बार अधिकार कर लेगा, फिर कहेगा ये राज्य वापस आपका लौटा देगा, ठीक है। राज्य को वापस क्या कर देगा, लौटा देगा, और शत्रु को भी मुक्त कर देगा, मतलब अपने शत्रु को मारेगा नहीं, उसे उसका राज्य वापस लौटा देगा, लेकिन उससे क्या वसूल करेगा, राष्ट्रीय टैक्स। जी हाँ, उससे पैसे वसूल करेगा, उसे कहेगा मैं तेरे को तुम्हारा राज्य वापस लौटा देता हूँ, तू अपने राज्य में क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन तेरे को हर महीने क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और तू उसको शर्तें ऐसी रखी जाती थी जिससे वो वापस उस पर कभी हमला नहीं करे। तो उस रणनीति का नाम क्या था, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति। इसके तहत सबसे पहले शत्रु पर कब्जा करना, फिर शत्रु को मुक्त करना, और फिर उसके राज्य को भी मुक्त कर देना, ठीक है। अब देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहां से आपका 1 नंबर का सवाल बनता है। कितने नंबर का, 1 नंबर का सवाल है यहां से आपको। क्या सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। आपको पता है विश्व का नेपोलियन तो अलग ही नेपोलियन है, लेकिन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। और नेपोलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी बहादुरता के कारण, उसकी रणनीति के कारण उसे क्या कहते हैं, नेपोलियन। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, उसका कारण है कि वो एक बहादुर राजा था, और उसकी जो रणनीति थी, उसकी जो सोच थी, वो सबसे क्या थी, एक नेपोलियन की तरह थी। इसके कारण उन्हें भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका यहाँ से 1 नंबर का सवाल बन गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, अब समुद्रगुप्त समाप्त हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे पहले अपन ने चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय है कौन, तो आपको पता है समुद्रगुप्त का पुत्र है। तो चंद्रगुप्त के पिताजी कौन हो गए, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पिताजी कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के कौटिल्य, कौटिल्य से पहले आपको पता है श्रीगुप्त था। तो ठीक है, अब देखिए, सॉरी कौटिल्य ने घटोत्कच, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच पढ़ा अपन ने, और घटोत्कच के बाद में क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अपन ने क्या पढ़ा, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद में अपन अब क्या पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी का नाम क्या था, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पिताजी कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त के प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए इसका राज्य कहां से कहां तक रहा, तो देखिए 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक किसका राज्य रहा था, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अब तो याद ही हो गया होगा आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पिताजी चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब देखिए समुद्रगुप्त ने क्या क्या किया, तो समुद्रगुप्त के काल में साहित्य व कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखिए राजा बहुत सारे रहे, श्रीगुप्त भी रहे, घटोत्कच भी रहा, चंद्रगुप्त प्रथम भी रहा, समुद्रगुप्त भी रहा, और ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी रहा। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य व कला और संस्कृति, इनका क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का मतलब है कि इनके समय सबसे ज्यादा कला साहित्य में विकास हुआ है। और क्यों हुआ, क्योंकि उसके दरबार में 9 रत्न थे, वो अपने साहित्य कलाकारों को प्रोत्साहित करता था, मतलब आगे बढ़ाता था। और कोई भी राजा अपने राज्य में विद्वानों की इज्जत करे, कवियों की इज्जत करे, और उन्हें बढ़ावा दे, आगे बढ़ावा दे, तो वो राज्य क्या होगा, ज्यादा विकसित होगा। तो ये कि ये कार्य
किसने किया? समुद्रगुप्त द्वितीय ने किया। समुद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपने राज्य में कला साहित्य को बढ़ावा दिया, और कला और साहित्य को बढ़ावा देने के कारण गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा, या अपन कह सकते हैं प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा अपन कह सकते हैं साहित्य व कला का विकास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। तो यहाँ से आप एक चीज और याद लिख सकते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा संस्कृति व साहित्य का विकास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। प्राचीन भारत में संस्कृति और कला का विकास सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। इस कारण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को संस्कृति व कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे, मतलब 9 रत्न थे। आप मेरे को बताइए 9 रत्न और किसके थे? तो आप सोचकर बता सकते हो ना आराम से, हाँ, कि 9 रत्न अकबर के पास भी था। इसलिए अकबर ने मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं संस्कृति, कला, साहित्य का विकास अकबर के समय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने विद्वानों की इज्जत की। वैसे समुद्रगुप्त ने भी विद्वानों की इज्जत की, और उसके कारण उसने भी अपने दरबार में कितने रत्न रखे थे? 9 रत्न रखे थे, 9 विद्वान रखे थे। और उस विद्वानों में से एक प्रसिद्ध विद्वान का नाम है कालिदास, जो आपने हिंदी के पाठों में बहुत बार सुना है, कालिदास। तो कालिदास कवि, जो कालिदास जी कवि थे, वो किनके दरबार में थे? तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त द्वितीय के। तो यहाँ से आपका एक नंबर का प्रश्न बन गया। यहाँ पर अपन कह सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न कि कालिदास जो कवि थे वह किसके दरबारी थे? तो अपन कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास किसके 9 रत्नों में से एक रत्न थे? समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त। अब याद रखना, आपको दिमाग में रहना। देखो, मैं कह दूं आपको कि मैं कह रहा हूं वीरबल किसके 9 रत्नों में से एक रत्न था? तो आप कैसे? अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कौन था? वीरबल था, टोडरमल था, वो थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक रत्न का नाम बताइए, जो विद्वान और प्रसिद्ध और आपके हिंदी की किताबों में बहुत बार नाम आता है। वो था आपके कालिदास। ऐसे अमर सिंह थे, मेहर सिंह थे, लेकिन उनका इतना आपको प्रमुख नहीं है। लेकिन अपन का जो प्रमुख नाम है वो है कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। तो आपको ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न का नाम था कालिदास, क्योंकि ये प्रसिद्ध नाम है। उसके बाद में देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया। अब देखिए, अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन रुद्रसेन द्वितीय के साथ? लेकिन बात ये हुई कि रुद्रसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह तो करवाया, लेकिन रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। अब यहां से एक चीज उठती है कि रुद्रसेन की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका जो राज्य था, राज्य का नाम क्या था? वाकाटक, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। वाकाटक की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। तो देखिए, अपन कह सकते हैं रुद्रसेन कहाँ का राजा था? वाकाटक का। और वाकाटक का राजा रुद्रसेन था, और रुद्रसेन का विवाह किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ रुद्रसेन का विवाह होता है, और रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। इस कारण वाकाटक राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो जाता है। और वाकाटक राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय अपने राज्य में मिला देता है, और अपने राज्य में मिलाने के बाद में उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बना देता है। तो एक बार यहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अपन पढ़ रहे थे और इसकी शॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अपन आगे पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और क्या क्या जानकारी है। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ये उपाधि किस कारण धारण की? कि उसने शंकों को पराजित किया। जी हाँ, शंकों को पराजित करने के बाद में उसने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। नाम आपने सुना होगा विक्रमादित्य राजा का, उसके बारे में आपको पता होगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक अपन रुद्रसेन के सिक्कों पर भी विक्रमादित्य नाम लिखा हुआ मिलता है, इसी में पढ़ेंगे। रुद्रसेन कौन था? गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा, उसमें भी आता है विक्रमादित्य। ठीक है, लेकिन अपन को याद इसका ही रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की। अपन ने महाराजा
मतलब महाराज कह सकते या महाराजा उपाधि पढ़ी थी, किसने धारण की थी? श्री गुप्त ने और घटोत्कच ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी महाराजा धीराज की उपाधि, तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो अपन ने पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ा नेपोलियन, तो नेपोलियन की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। उसके बाद में अब अपन कह रहे हैं विक्रमादित्य की उपाधि, और विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की वो किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो कौन कौन सी उपाधियां पढ़ ली अपन ने गुप्त साम्राज्य में? पहले अपन ने पढ़ी महाराज, या उसे अपन कहते हैं महाराजा की, वो दो जनों ने धारण की थी, एक तो की श्रीगुप्त ने और दूसरी की थी घटोत्कच ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ा महाराजा धीराज की उपाधि, तो वो किसने धारण की थी? तो अपन को पता है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जिसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने समुद्रगुप्त पढ़ा, और समुद्रगुप्त ने हमने पढ़ा कि उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नेपोलियन की उपाधि धारण की थी। अब अपन पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आप सबको पता है उसने की विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की। यह शंकों को हराने के बाद में शंक भी एक अपन पढ़ने वाले हैं अगले पार्ट में। 11वीं क्लास 12वीं क्लास क्या एक पूरे पार्ट है, अगला तीसरा पार्ट उसमें है शंक। 10वीं क्लास में इतना नहीं है, लेकिन 12वीं क्लास में उसके बारे में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शंकों को हराकर। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आया था, और ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फयांग नाम का, वैसे भी कैसे फयांग सा ऐसे याद आराम से रहता है, तो फयांग नाम का एक चीनी यात्री भारत आया था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। यह जब भारत आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत सारी प्रशंसा करता है। इन्होंने कहा, फयांग ने कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसी को भी दंड नहीं देता है, किसी को भी मृत्यु दंड नहीं देता है, उसकी प्रजा उससे बहुत सुखी है। ठीक है, और भारत की उसने संस्कृति और धार्मिक चीज़ों पर अपनी किताबें भी लिखी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाला चीनी यात्री भी कौन था? फयांग था। कौन था? फयान सा था, अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो इसने अपनी किताब में क्या लिखा? इसने चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। इन्होंने ये लिखा कि चंद्रगुप्त राज्य में किसी को भी सजा नहीं दी जाती और किसी को भी मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता है। यहाँ की जो संस्कृति और प्रजा दोनों के दोनों किससे खुश है? चंद्रगुप्त द्वितीय से बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, ये और भारत की संस्कृति के बारे में भी किसने लिखा था? फयांग ने अपनी पुस्तक में लिखा था। ठीक है, तो फयांग ने भारत की प्रशंसा की थी। जी हाँ, किस राजा की प्रशंसा की? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय की उसने प्रशंसा की थी। तो ठीक है, आपको यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनता है कि ये इसका पूछा जाएगा कि यह चीनी यात्री किसके समय भारत आया था। तो आप इसको लिख देना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ज़्यादा, तो आप इसको जरूर लिखना, आगे लिख देना मोस्ट। ठीक है, जरूर पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ लिया अपन ने, उसकी विशेषता पढ़ लिया अपन ने। अब आएगा आपके कुमारगुप्त। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ही दिया हुआ है आपके। अब देखो, कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है? सक्रा आदित्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम, लेकिन मेन नाम आपको ये याद रखना है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम कहाँ से कहाँ तक राजा रहा? तो अपन कह सकते हैं 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक ये राजा रहा। कौन रहा? कुमारगुप्त। तो अपन ने देखो अभी तक कितने राजाओं का नाम पढ़ लिया? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त। ऐसे लगातार नाम याद रखोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम दिमाग में घूमती रहेगी। हाँ, उसकी ये उपाधि थी, उसने ये काम किया, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में याद रहेगा। जब नाम अच्छे से याद रहेंगे तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा एकदम फिट रहेगा। ठीक है, जैसे उसमें भी अपन ने पढ़ा था, आपको पता है, बताया आपको कि वहाँ पर अपन ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अपन ने पढ़ा बिंदुसार, फिर अशोक, और फिर भद्रदत्त। भद्रदत्त लाइस्ट नाम 3 ही नाम पढ़े। भद्रदत्त तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त या अपन कह सकते हैं मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, तो वहाँ पर तो अपन ने 3-4 नाम पढ़े, यहाँ पर नाम ज़्यादा है। तो नाम ज़्यादा होने का से आप कैसे याद रख सकते हो? नाम याद रखो, पहले कौन था उसके बाद कौन है, तो ऑटोमेटिक उसके बारे में अपन को पूरा याद हो जाता है। अब देखिए
अब इसके जो कह सकते हैं अपन कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त में बयाना नामक एक स्थान से एक मुद्रा भंडार निकला, या मुद्रा भांडक कह सकते हैं, भंडार भी कह सकते हैं। वहां से 623 सिक्के प्राप्त हुए और 623 सिक्कों पर कुमारगुप्त के बारे में लिखा हुआ मिलता है। तो कुमारगुप्त के समय क्या निकले, वहां से क्या निकले, मुद्रा भंडारक से अपन को कह सकते हैं भित्ति चित्र, मतलब सिक्के मिले, आप कह सकते हो मुद्रा मिली एक तरीके से। 623 जमीन से मुद्राएं प्राप्त हुई और उस मुद्राओं में से अपन को कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और स्कंद पुराण में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन को इतना से याद रखना है कि कुमारगुप्त के समय 623 मुद्राएं प्राप्त हुई और उसमें कुमारगुप्त के बारे में लिखा हुआ मिलता है। तथा देखिए उसके समय एक जाति का विरोध हुआ। आज अपन देखते हैं ना कि भारत में कई बार क्या होता है, जातियों का विरोध होता है आरक्षण के लिए, तो उसी प्रकार उसके समय भी एक जाति का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो ये याद रखना, वो जाति कौन सी थी, पुष्यमित्र जाति थी। जी हाँ, पुष्यमित्र जाति का विद्रोह हुआ था। किसके समय हुआ था, तो आपको याद रखना है कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र जाति का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर अपन ने देखो कुमारगुप्त के बारे में 2 जानकारी मिलती है। एक तो उसके राज्य में, मतलब अपन कह सकते हैं उसके समय 623 मुद्रा भंडारक मिले, यानी सिक्के मिले, क्या मिले, मुद्रा के सिक्के मिले। किसके समय मिले, कुमारगुप्त के बारे में। और सेकंड अपन कह सकते हैं कि कुमारगुप्त के समय एक जाति का विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसे कौन सी जाति थी, वो पुष्यमित्र जाति का विद्रोह। अगर किसी भी राज्य में किसी जाति का विद्रोह हो जाए तो वो राजा अपन कह सकते हैं उस राज्य का क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मतलब गुप्त साम्राज्य अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो कुमारगुप्त के बारे में, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात ये वाली, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अपन कुमारगुप्त के बारे में जो पढ़ते हैं वो यही है, बाकी ये जानकारी कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी ये वाली है, कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, बस मेन इंपॉर्टेंट ये। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, वापस 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का, 3 नंबर का। नालंदा विश्वविद्यालय अपन पूरा भी पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अपन कह सकते हैं बौद्ध धर्म के हीनयान, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, पार्ट है पूरा। तो बौद्ध धर्म के जो हीनयान जो वर्ग था उसकी पूरी की पूरी शिक्षा होती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय अपन कहे तो वर्तमान में यह बिहार के पटना में। अपन ने एक विश्वविद्यालय और पढ़ा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसके गुरुजी कौन थे आपको पता है, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। तो चाणक्य कौन से, तक्षशिला। और तक्षशिला के बारे में मैंने बताया था कि तक्षशिला कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था उस समय कि भाई तक्षशिला है, तक्षशिला कहाँ पर है आपको पता है, तो मैंने बताया था आपको पाकिस्तान में। कहाँ पर बताया था, पाकिस्तान में रावलपिंडी में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, रावलपिंडी नाम कैसे पड़ा पाकिस्तान में, तो ये भी मैंने बताया था आपको। बप्पा राव ने पाकिस्तान में विजय प्राप्त की थी और बप्पा राव के नाम पर ही वहाँ पर क्या पड़ा, रावलपिंडी नाम पड़ा था। तो तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और दूसरा अपन को याद रखना नालंदा। अपन कई बार भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं दोनों नाम आपको साथ में बता रहा हूँ। तक्षशिला, तो तक्षशिला के गुरुजी कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए तक्षशिला के गुरुजी थे कौन थे, चाणक्य थे, कौटिल्य थे। ठीक है, तो और सेकंड नंबर अपन कह सकते हैं, आप दूसरा अपन पढ़ रहे हैं नालंदा कहाँ है, पटना और बिहार में। क्योंकि एक नंबर के मैप में 12वीं क्लास में ये पूछे जाते हैं और 10वीं क्लास में इसका 3 नंबर का पूछा जा सकता है प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ और आपको अलग से भी मैं पूरा नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर है, तो अपन लिखेंगे वर्तमान में यह पटना, मतलब बिहार के पटना में, राजगिरी पर है, लेकिन अपन इतना याद रखना आपको कि बिहार के पटना में वर्तमान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय में बार यानी विदेशों से 10,000 से अधिक बालक यहाँ पर पढ़ने आते थे। मतलब ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि यहाँ पर 10,000 बच्चे एक साथ में अध्ययन कर सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय में बाद में बौद्ध धर्म के एक तरीके से अपन कह सकते हैं इसका गढ़ बन गया बौद्ध धर्म का। और हीनयान पूरा का पूरा हीनयान
ब्रह्मज्ञान के जो बोधयायी थे उसकी पूरी की पूरी जो शिक्षा होती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। तो अपन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अलग से आपको पूरा लिखाने वाला हूँ। एक बार मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय की यहाँ पर जानकारी दे दी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसलिए अपन कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ रहे, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। अब आगे देखिए, इसके बाद में आगे है स्कंदगुप्त। बस यहाँ पर आपका गुप्त साम्राज्य अब समाप्त होने वाला है और अपन उसके बाद में उसकी गुप्त साम्राज्य की सिर्फ कौन सी नीति बाकी रहेगी? प्रशासन व्यवस्था बाकी रहेगी, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले अपन सिर्फ गुप्त साम्राज्य को अभी समाप्त करने वाले हैं। जो स्कंदगुप्त था वो राजा रहा आपके 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक, ठीक है। और ये अपन कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? स्कंदगुप्त था। बृहदत्त मैंने आपको बताया था, बृहदत्त कौन था? तो बृहदत्त आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। ये अंतिम राजा का एक एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था तथा गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त कौन था कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा था। इसने हुंडों को भी पराजित किया था। जी हाँ, हुंड के बारे में जैसे अपन पढ़ते हैं ना, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शंख वंश के बारे में पढ़ेंगे, हुंड वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हुंड भी एक पूरा वंश है और उस हुंडों को भी पराजित करने का किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। 10वीं क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो 12वीं की हिस्ट्री में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा चाइना की कौन कौन सी प्रजातियां थी। तो उसके विदेश की भी अपन को राजा और वहाँ की प्रजातियों के बारे में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन 10वीं क्लास में इतना नहीं है, टेंशन मत लो। और वो पार्ट भी नहीं है। 12वीं क्लास में आपको पता है 7 पार्ट ही होते हैं, उसमें से 10वीं का एक पार्ट, पहला पार्ट 12वीं में पूरा एक पार्ट है, ठीक है। और 12वीं में आपको पता है 7 पार्ट ही, मतलब बहुत कम है। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन पार्ट थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अब देखिए, स्कंदगुप्त जो राजा रहा वो 455 से कहाँ तक रहा? 467 तक रहा। ये कौन था? गुप्त वंश का अंतिम राजा था। और अपन कह सकते हैं हुंडों को इसने क्या किया? हुंडों पर इसने विजय प्राप्त की, मतलब हुंडों को इसने हराया था। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कह रहा हूं, निर्माण इसने नहीं करवाया। वापस जब सुदर्शन झील टूट गई थी, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपको। ये 12वीं में द्वार्षिक में पूछा गया है, 12वीं के एग्जाम में पूछा गया है, और 10वीं में भी एक बार पूछा गया है द्वार्षिक, दोनों में। तो ये देखो 10वीं और 12वीं दोनों में है, कॉमन है, और आपको ये पूछा भी गया हुआ है द्वार्षिक। तो वार्षिक में अभी तक नहीं पूछा, पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तो किसने करवाया? देखो, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तो किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। याद रखना है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तो किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। लेकिन निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसके गवर्नर ने करवाया था। उसके बाद वेश्यगुप्त, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, वेश्यपुष्यगुप्त ने करवाया था। तो देखिए, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तो अपन कह सकते हैं किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। और निर्माण, पुनर्निर्माण किसे कहते हैं? कोई झील अगर टूट गई है और टूटने के बाद में कोई और राजा आता है और उसका निर्माण करवाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, लेकिन बाद में आपको पता है कई सालों के बाद में वो झील क्या हो गई? टूट गई, और स्कंदगुप्त ने उसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। तो देखिए, सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत, मतलब एक राज्य का नाम है सौराष्ट्र प्रांत, एक राज्य का नाम है चंद्रगुप्त के, वहां का एक गवर्नर था। कौन था? गवर्नर। और उस गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त, ठीक है। अपन ने कोई जाति का नाम भी पुष्यमित्र, और आपने वहां पर भी पढ़ा पुष्यमित्र ने भद्रदत्त को मारा था। तो यहां पर देखो वापस, पुष्यगुप्त ने क्या करवाया था भाई? सुदर्शन झील का निर्माण। आप सुदर्शन झील आराम से याद रख सकते हो, कृष्ण भगवान के जो चक्र था उसका नाम था सुदर्शन चक्र। क्या नाम था? सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र से आप याद रखोगे सुदर्शन झील, और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तो किसने करवाया? तो आप तो रखोगे नाम स्कंदगुप्त, तथा उसका निर्माण, पुनर्निर्माण तो स्कंदगुप्त, और निर्माण चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे वेश्यपुष्यमित्र,
ठीक है, क्या नाम था? वेश्य पुष्य गुप्त। क्या नाम था? वेश्य पुष्य गुप्त। ये गुप्त वंश का नाम नहीं है, इसके पीछे ऐसे लगते हैं आपके गुप्त। तो वेश्य पुष्य गुप्त ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के प्रशासन नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।